हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। किसके बारे में? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में ये 12th क्लास का सेकेंड यूनिट है और इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ एनीथिंग। किसी भी का अगर फ्लो हो रहा है, किसी का भी फ्लो हो तो हम लोग उसका क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। जैसे वाटर का फ्लो हो रहा है तो कहेंगे वाटर करंट। अब यहां इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है तो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मतलब। अब थोड़ा इसे हम लोग और अच्छे से समझें तो देखिए आप लोग, मान लीजिए यहां कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, मतलब ये वायर कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टर का बना हुआ है। बहुत तरह के कंडक्टर होते हैं, लेकिन हम लोगों को जो कंडक्टर कंसीडर करना है वो कौन कंडक्टर कंसीडर करेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर जो मेटल का बना हुआ होगा, मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। और कोई भी मेटेलिक कंडक्टर अगर हो तो मेटेलिक कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, या इन्हीं को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। तो ये कोई वायर है जो मेटल का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखेंगे आप लोग, मेटेलिक कंडक्टर में दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। कौन इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने एटम में स्थित होते हैं और न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाले अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा वो बंधे हुए रहेंगे। एटम से बाहर उनका निकलना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से फ्री हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं मेटल के अंदर, और पूरे मेटल में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आने जाने के लिए क्या होते हैं? फ्री होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के कारण मेटल कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। क्लियर हो गया? अब देखिए आप लोग, यहां ये कंडक्टिंग वायर, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमेशा ऑलवेज मूव करते रहते हैं, और इनका मोशन कैसे होता है? रैंडम मोशन। कोई भी मेटेलिक वायर हो, मेटल हो, तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहेंगे। रैंडम मोशन का मतलब बिना किसी रूल के, बिना किसी नियम के, वो जो भी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकता है मोशन का, हर पॉसिबल डायरेक्शन में इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होते रहेगा। ठीक है? हर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोगों को कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? कोई सरफेस कंसीडर करेंगे। यहां सरफेस ले लीजिए, ये सरफेस कोई इमेजिनरी सरफेस ले लेंगे। जब तक सरफेस नहीं लेंगे करंट को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। जब भी करंट को डिफाइन करना है तो कोई ना कोई सरफेस लेना होगा। तो सबसे पहले सरफेस लेंगे और अब देखेंगे कि किसी गिवन टाइम इंटरवल में इस सरफेस के थ्रू चार्ज का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, मेटेलिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल स्टेट में क्या होंगे? हर पॉसिबल डायरेक्शन में रैंडमली मूव करेंगे, इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो जब इनका रैंडम मोशन होगा, इधर से इधर भी, इधर से इधर भी, तो मान लीजिए अगर गिवन टाइम में राइट से लेफ्ट की ओर 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस के थ्रू इधर आ गए, तो चूंकि मोशन रैंडमली हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे?
अगर 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट भी जाएंगे। यहां भी 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर। तो इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आएगा। तो जितना चार्ज गिवन टाइम में राइट से लेफ्ट उतना ही चार्ज लेफ्ट से राइट चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज का कुछ भी आना जाना नहीं हुआ, क्योंकि जितना आया उतना गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि यहां इस कंसिडर्ड सरफेस के थ्रू चार्ज का जो नेट फ्लो है, नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, 0 है। जो सरफेस कंसीडर करेंगे करंट के कैलकुलेशन के लिए, उस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज का नेट फ्लो अगर 0 हो तो कहेंगे सरफेस के थ्रू करंट या इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू 0 है। कहने का मतलब है किसी सरफेस के थ्रू करंट तभी होगा जब उस सरफेस के थ्रू चार्ज का नेट फ्लो होगा। चार्ज का अगर नेट फ्लो नहीं हो रहा है तो करंट का वैल्यू भी 0 होगा। ये कौन सा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में कोई भी वायर अगर आप ऐसे पड़ा हुआ है रख दीजिए, छोड़ दीजिए, उस वायर से कोई सेल नहीं कनेक्टेड है, सेल नहीं जुड़ा हुआ है, बैटरी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में वायर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें केवल होता है रैंडम मोशन। और रैंडम मोशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, चार्ज का मोशन होगा, लेकिन किसी सरफेस के थ्रू चार्ज का नेट फ्लो नहीं होगा और इसलिए करंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए कब करंट कहेंगे हम लोग। अब हम लोग यहां क्या करेंगे, इस वायर के दोनों एंड, वायर के दोनों एंड के अक्रॉस, एंड के बीच एक सेल को कनेक्ट कर देंगे। सेल का ये सिंबल हो गया, 2 पैरेलल लाइन, एक बड़ा एक छोटा। ये बड़ा वाला जो लाइन है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा और छोटा वाला लाइन सेल के नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगा। पॉजिटिव टर्मिनल को वायर के एक एंड से कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव टर्मिनल को वायर के दूसरे एंड से कनेक्ट कर देंगे। सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से वायर के जिस एंड को कनेक्ट करते हैं उस एंड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये पॉजिटिव हो गया, और नेगेटिव टर्मिनल को वायर के जिस एंड से कनेक्ट करेंगे वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव। तो यहां इस एंड का पोटेंशियल अलग, इस एंड का पोटेंशियल अलग। इधर क्या होगा, हाई पोटेंशियल, इधर होगा लो पोटेंशियल। इसका मतलब हुआ कि किसी वायर के दोनों एंड को किसी सेल के दोनों टर्मिनल से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। वायर के दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने आप डेवलप नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने के लिए क्या किया गया है, वायर के दोनों एंड को किसी सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने से डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलप कराना पड़ रहा है, और इसलिए इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस वायर के दोनों एंड के बीच अप्लाई कर दिए, अब देखिए आप लोग पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर वायर के अंदर क्या डेवलप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह डेवलप हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहेंगे अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप कराने के लिए वायर के दोनों एंड को सेल से कनेक्ट करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में डेवलप होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव, ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो जैसे ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर डेवलप हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी यहां इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे
एग्जर्ट होगा। देखेंगे यहां सब लोग, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगा। तो याद रखिए, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स में मोशन हो रहा है, रैंडम मोशन। सेल कनेक्ट करने से, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से रैंडम मोशन पर, इलेक्ट्रॉन्स के रैंडम मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रैंडमली मूव करेंगे, मतलब अभी भी गिवन टाइम में रैंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन जितना इधर उतना इधर, लेकिन यहां पर रैंडम मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में एक और मोशन हो रहा है। रैंडम मोशन के साथ साथ अब यहां एक और मोशन होगा। ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसके कारण ये फोर्सेज जो लग रहे हैं इधर, तो इलेक्ट्रॉन सब एक तरफा एक डायरेक्शन में रैंडम मोशन करते रहेंगे। रैंडम मोशन करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में भी क्या होंगे, मोशन करना स्टार्ट हो जाएंगे, ये मोशन करने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफा फ्लो होने लगा इस सरफेस के थ्रू, तो अब क्या होगा कि गिवन टाइम में मान लीजिए अगर 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए, तो इधर 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं जाएंगे, क्योंकि फोर्स तो इधर लग रहा है, रैंडम मोशन अभी भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कुछ जाएंगे इधर, लेकिन इस फोर्स के कारण, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ एक तरफा फ्लो हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स अब इधर अधिक जब फ्लो करना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फ्लो करेगा। मतलब इस कंडीशन में अगर कहेंगे कि कंसिडर्ड सरफेस के थ्रू चार्ज का नेट फ्लो जीरो होगा कि जीरो नहीं होगा, तो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। और अगर किसी सरफेस के थ्रू चार्ज का नेट फ्लो जीरो नहीं है, मतलब चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है, तो अगर चार्ज का नेट फ्लो हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी यहां जीरो नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट होने के लिए क्या जरूरी है, किसी सरफेस के थ्रू एक साइड से दूसरे साइड इलेक्ट्रिक चार्ज का नेट फ्लो हो। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे देंगे, द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस फ्रॉम इट्स वन साइड टू अनदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया। तो पहले इसे लिखें हम लोग। तो अभी हम लोग ये डेफिनेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सरफेस फ्रॉम इट्स वन साइड टू अनदर साइड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैं जो समझा रहा था बिल्कुल वही यहां लिखा हुआ है, आप लोग भी इसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोग को पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू। तो यहां ध्यान दीजिए, अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट के कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले क्या कंसीडर करना होगा, एक सरफेस लेना होगा, और इस सरफेस के थ्रू जब चार्ज का नेट फ्लो होगा तब कहेंगे कि सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, अन्यथा इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर रहा है। तो जब ये तो हुआ इलेक्ट्रिक करंट है क्या, अब कैलकुलेशन करना है। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट का कैलकुलेशन करना होगा, तो जिस सरफेस से करंट का कैलकुलेशन करना होगा, क्या करेंगे, एक गिवन टाइम में उस सरफेस के थ्रू चार्ज का जितना फ्लो होगा उस अमाउंट ऑफ चार्ज का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो मान लीजिए यहां गिवन टाइम डेल्टा टी में सरफेस के थ्रू डेल्टा क्यू चार्ज पास किया, तो डेल्टा टी टाइम में, या मान लीजिए टी टाइम में क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड या यूनिट टाइम में कितना चार्ज पास करेगा, क्यू बाई टी। और यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास करेगा वही करंट का वैल्यू होता है। इसी के द्वारा करंट का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास्ड थ्रू अ सरफेस इन यूनिट टाइम इज नोन एज या इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर हो गया। तो लिखेंगे पहले, तो ये डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं
द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ सरफेस इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। जब भी चार्ज में आप टाइम से डिवाइड करोगे तो यूनिट टाइम में चार्ज पास्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां थोड़ा समझेंगे हम लोग यूनिट टाइम क्या है। देखिए टाइम का यूनिट क्या, टाइम का मेजरमेंट आप सेकेंड के द्वारा भी कर सकते हैं, मिनट से भी कर सकते हैं, आवर से भी कर सकते हैं, डे के द्वारा कर सकते हैं, मंथ के द्वारा कर सकते हैं। तो टाइम का मेजरमेंट अगर आप 1 सेकेंड के द्वारा कर रहे हैं तो यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड होता है। टाइम का मेजरमेंट अगर आप मिनट से कर रहे हैं तो यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, 1 मिनट होगा। टाइम का मेजरमेंट अगर हम लोग आवर से कर रहे हैं तो यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, 1 आवर होगा। तो जो यूनिट होता है टाइम का उसी को हम लोग 1 वैल्यू को क्या कहेंगे, यूनिट टाइम कहेंगे। यहां तो जब भी आप लोगों को करंट का कैलकुलेशन करना हो तो चार्ज में टाइम से डिवाइड कर देंगे, ये करंट का वैल्यू हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट यहां देखिए स्केलर अपॉन स्केलर क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। यहां हम लोगों को लिखना होगा द इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity। इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना हो 2 बातें हम लोगों को जरूरी है। फर्स्ट क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और सेकेंड फॉर्मूला। तो यहां सबसे पहले हम लोग इन SI यूनिट्स अब देखेंगे। SI यूनिट्स में करंट का यूनिट लिखना है। करंट का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम का सेकेंड। तो ये क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एम्पियर को कैपिटल ए के द्वारा डिनोट करेंगे। अब देखिए इन सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स। अब यहां ध्यान देना आप लोगों को, जिस समय मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पर बताया गया था इलेक्ट्रिक चार्ज का सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट होता है। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तो उस समय इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग यूनिट लिखते थे स्टैट कूलम, और जब चार्ज मोशन में होता था तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट लिखते थे एब्सोल्यूट
कूलम। तो यहां जो पढ़ना है करंट चैप्टर में, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में रहेगा तब के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो सीजीएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट हम लोग लिखेंगे तो स्टैट कूलम लिखना चाहिए, एब्सोल्यूट कूलम लिखना चाहिए। तो यहां हो जाएगा एब्सोल्यूट कूलम अपॉन सेकेंड, तो ये होगा एब्सोल्यूट कूलम पर सेकेंड, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट एम्पियर। तो याद रखिएगा एसआई यूनिट्स में अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट तो क्या जवाब देंगे, एम्पियर, और सीजीएस सिस्टम में अगर पूछा जाए तब क्या जवाब देंगे, एब्सोल्यूट एम्पियर। ठीक है, लिखिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड एब्सोल्यूट एम्पियर। आप लोग पढ़े अभी थोड़ी देर पहले 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, और आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 कूलम इक्वल टू 1 अपॉन 10 एब्सोल्यूट कूलम अपॉन 1 सेकेंड, वन एम्पियर इक्वल टू 1 अपॉन 10 एब्सोल्यूट एम्पियर। ध्यान देंगे आप लोग, एब्सोल्यूट कूलम अपॉन सेकेंड को क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट एम्पियर कहेंगे, और फिर यहां से 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर। ध्यान देंगे आप लोग, 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इक्वल टू 10 एम्पियर। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये एम्पियर और एब्सोल्यूट एम्पियर में रिलेशन है। जब 10 एम्पियर मिलेंगे एक एब्सोल्यूट एम्पियर का निर्माण होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 एब्सोल्यूट एम्पियर इज ग्रेटर देन 1 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ध्यान दीजिए आप लोग, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो पहले समझेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का सबसे पहले ध्यान देना, अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना गया डायरेक्शन होता है। और कैसे मानेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया गया है पॉजिटिव चार्ज का अपने आप फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का अपने आप फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ध्यान देंगे यहां, कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर फाइंड करना हो तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर हो सकता है। जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा उधर की ओर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन माना जाता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग समझ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, करंट के लिए क्या करना होगा, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड से और निगेटिव टर्मिनल को दूसरे एंड से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डेवलप होगा अंदर में। इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो रहा है, तो वायर में रियल में मोशन किसका हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के कारण यहां पर करंट है। लेकिन करंट का डायरेक्शन जब भी बताना होगा
तो निगेटिव चार्ज को ध्यान में रख के करंट का डायरेक्शन नहीं बताया जाता है। करंट का डायरेक्शन बताने के लिए कौन सा चार्ज ध्यान में रखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहां सोचिएगा आप लोग कि यहां तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो नहीं रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रख के करंट का डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो जहां नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है वहां पर अपने मन से पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाएगा और मान के देखेंगे हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो यहां किधर से किधर हो सकता है। ठीक है, किधर से किधर हो सकता है? तो देखिए पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता किधर से किधर है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। किधर से किधर? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब ऐसे कर ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा यहां, और जिधर की ओर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो सकता है उधर की ओर करंट का डायरेक्शन होता है। तो यहां करंट का डायरेक्शन क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा, मतलब यहां ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर, और आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज का फ्लो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है और करंट देखिए वैसे, मतलब नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होगा। नेगेटिव के फ्लो के अपोजिट में पॉजिटिव का फ्लो होता है। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करंट का डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा, और करंट का डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के समान होगा। ठीक है, तो मेन है ये पॉजिटिव चार्ज, और इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो लिखेंगे इसे। अभी मैं जो जस्ट समझाया हूं इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के बारे में, इसे मैं यहां लिखा चुका हूं। आप लोग ये लिख सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन लेना है, और इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और direction of the electric current is from high potential to low potential, and direction of the electric current is same as direction of the applied electric field। तो इसे लिख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ करंट के बारे में।